वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो अब कुछ बात करते हैं हम एनजीओज़ के हवाले से, रफ़ाही इदारों के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर काम कर रहे हैं, जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ इदारे हैं, ऐसे कुछ मुखलिस लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी एनजीओज़ बनाई हैं, इस तरह के इदारे बनाए और वो इस इदारों के लिए काम करते हैं, आवाम के लिए काम करते हैं। तो ऐसे एक इदारे से आज हमारे स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है अल-खिदमत फाउंडेशन के ये असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है एजाज़ुल्लाह खान साहब। इनसे मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी फाउंडेशन बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलतें फराहम कर रही है। ये बताइए कि आपका फाउंडेशन है जो रफ़ाही इदारा है, ये कब से एक्टिवेटेड है और ये किस तरह लोगों के काम आता है? बहुत शुक्रिया सबा, आपने और आपके इदारे ने मैं ये मौका दिया अल-खिदमत को कि हम आपके इस बहुत शानदार प्रोग्राम में शिरकत करें और आपके साथ अपने कामों को शेयर करें। अल-खिदमत फाउंडेशन वैसे बाकायदा तो रजिस्टर्ड है कोई 97 से और हम मुख्तलिफ़ एरियाज़ में काम कर रहे हैं। शुबा है ज़िंदगी के तमाम शोबे ऐसे हैं जिनमें हम काम करते हैं। बच्चों की पढ़ाई से लेकर मैयत गाड़ी तक का पूरा इंतज़ाम हमारे पास है। लेकिन दरमियान में हम बहुत सारे एरियाज़ ऐसे कवर करते हैं कि जो इस वक्त शदीद नौइयत की पाकिस्तान के जो मखसूस हालात हैं उसमें ज़रूरत होती है। इसका बहुत बड़ा काम तो हमने, आपने सुना होगा कि 2005 में जो जब अर्थक्वेक हुआ तो अल-खिदमत फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑर्गेनाइजेशन थी कि जो हर मुकाम पर पहुंची और हर उस जगह पहुंची जहां कोई और इदारा नहीं पहुंच पा रहा था। हमारे वॉलंटियर्स, एक तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे पास वॉलंटियर बेस बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त अर्थक्वेक में भी कोई 1 लाख से ज़ायद वॉलंटियर्स ने, ये रिकॉर्ड पर है, ये गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड पर भी मौजूद है और दीगर इदारों ने जिन्होंने सर्वे किए हैं और उनके रिकॉर्ड में मौजूद है, 1 लाख से ज़ायद वॉलंटियर्स ने काम किया हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ा काम था। अच्छा खान साहब, और उसके साथ साथ दीगर इदारों, ये आप बता रहे हैं कि रफ़ाही तौर पे काम कर रहे हैं, सोशल कॉजेज़ के लिए काम कर रहे हैं, 2005 के अर्थक्वेक के लिए काम किया। तो कितने सेंटर्स आपके पाकिस्तान भर के अंदर हैं या सिर्फ कराची के अंदर आप लोग काम करते हैं? देखिए वैसे तो ये पूरे पाकिस्तान में और गिलगित और अगर आपने सुना होगा अताबाद झील और उस डिज़ास्टर से लेकर हर मुकाम पर हम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और कोई डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का ऐसा नहीं है और ख़ास तौर पे ट्राइबल एरियाज़ में भी कोई एरिया ऐसा नहीं है कि जहां हमारा यूनिट मौजूद ना हो, हमारे रिस्पांस सेंटर मौजूद ना हो। और हमारा एक पूरा बाकायदा रिस्पांस सेंटर होता है ख़ास तौर पर डिज़ास्टर के हवाले से, चूँकि नेचुरल डिज़ास्टर के अलावा हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि मैन मेड डिज़ास्टर भी होते रहे हैं और उसको रिस्पांस भी, IDP से ख़ुद बहुत बड़ा डिज़ास्टर रहा है हमारे पाकिस्तान में, उसको रिस्पांस करने के लिए हर मुकाम पे एक रिस्पांस सेंटर मौजूद होता है। उसके बैक एंड पे पूरा ऑफलाइन ऑनलाइन वॉलंटियर्स की एक पूरी टीम मौजूद होती है और इक्विपमेंट्स होते हैं। सही, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपकी ये जो फाउंडेशन है काम सर अंजाम देती है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है और ये एक्चुअली बेसिकली काम हुकूमत के होते हैं, लेकिन जो आप जैसे लोग जो है वो अपने तौर पे लोगों की मदद करते हैं। थर में भी आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है अपना, उसके हवाले से जानना चाहिए? जी सबा, थर पारकर अल-खिदमत के लिए भी और दीगर इदारों के लिए भी बहुत ही तवज्जो का मरकज़ रहा और बिलखुसूस जो पिछले अदवार में जो खैर साली का सिलसिला रहा और वहाँ पे खैर साली के साथ साथ बदइंतज़ामी के मामलात भी रहे। वैसे तो मैं एक बात आपकी वजाहत करूँ कि ये बात ठीक है कि ये गवर्नमेंट का काम होता है, सरकार का काम होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे पिछले मुल्क में ये आम लोगों का काम भी होता है, हर इंडिविजुअल का काम होता है। बिल्कुल, सारी जिम्मेदारी उठा के जब गवर्नमेंट पे डाल देते हैं तो हम बरी जिम्मा नहीं हो सकते। तो लिहाजा हर फर्द ने, यानी नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उन्होंने ज़्यादा बड़ा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल सत्तार ईदी साहब से लेकर बिल्कुल अपना डॉक्टर अदीब साहब और डॉक्टर बारी साहब और अल-खिदमत फाउंडेशन के नेमतुल्लाह खान साहब जो पहले सदर थे, इन सारे लोगों ने बहुत बड़ा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो थरपारकर में हमने कोई 97 से पानी की स्कीमें शुरू की थी। इस वक्त तक हम कोई 1800 से ज़ायद कुएँ खोद चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मुख्तलिफ गाँवों में। और अब मेरे ख्याल से हम ये दावा कर सकते हैं कि कोई यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है जिसमें हमारे पानी के प्रोजेक्ट्स ना हो। लेकिन ताज़ा तरीन हमने पिछले 2017 में हमने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल मिट्टी में कायम किया है जो 60 बेडेड हॉस्पिटल होगा इंशाल्लाह।
और उसने अपना मुकम्मल काम शुरू कर दिया। उसकी ख़ास बात यह है कि 100% फ्री हॉस्पिटल है वो। अच्छा, क्या बात उसमें कोई एक पर्ची बनाने के पैसे भी वसूल नहीं किए जाते। मिट्टी में ये हॉस्पिटल है, मिट्टी शहर में हॉस्पिटल है, मेन कोल रोड पर, यानी जो साहब आप थरपाका के प्रोजेक्ट के हवाले से बात करें तो हमारे पास इस वक्त अपने नाजरीन के लिए एक खुसूसी रिपोर्ट भी है, एक डॉक्यूमेंट्री है। पहले अपने नाजरीन को वो दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करें। ज़बरदस्त रिपोर्ट देखी, ये डॉक्यूमेंट्री देखी इस हॉस्पिटल के हवाले से, और बहुत अच्छी बात है कि मिट्टी जैसी जगह पर इस तरह का हॉस्पिटल कायम करना और फिर उसकी टेक केयर करना और उसका इलाज भी जो है वो मुफ्त करना, ये बहुत बड़ा काम करे आपकी फाउंडेशन। तो जिस तरीके से अभी हमने ये रिपोर्ट देखी, इसमें ये बताएं कि इस हॉस्पिटल में आप लोगों ने क्या क्या फैसिलिटेशन जो है वो पेशेंट्स को यहाँ पर प्रोवाइड की है, किस तरीके से ये हॉस्पिटल काम करता है, कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, कितने अटेंडेंट हैं, क्या ओवरऑल सूरत हाल है? जी, आपने ये देखा इसकी झलक थोड़ी सी मिट्टी हॉस्पिटल की। हमने इसको स्टार्ट किया है दिसंबर 2017 में जी। और हमारा प्लान ये होता है कि फ़ेज़ 1 में हम इसकी ओपीडी सर्विसेज स्टार्ट करते हैं, इसकी लैब, डायग्नोस्टिक, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ये सारे प्रोसेस शुरू करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे ऑपरेशनल हैं और मेडिसन, पैक मेडिसन मिलती हैं, फार्मासिस्ट हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास इस वक्त कोई 7 डॉक्टर्स हैं जो ऑन बोर्ड हैं, जो इस सारी वर्किंग में हैं। लेकिन ये 7 डॉक्टर जो हैं वो हैं जो सिर्फ ओपीडी चलाते हैं। इस वक्त 200+ ओपीडीज़ हैं हमारे पास, यानी सुबह से जो पेशेंट आना शुरू होते हैं तो दोपहर 2-2:30 बजे तक 200 से ज़ायद पेशेंट हैं जो हम देखते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं, जिसमें हम मेडिसिन भी फ्री देते हैं उनको। आपने अगर वो देखा होगा इसका ऑब्जर्वेशन रूम और डे केयर यूनिट, उसमें एक झलक नज़र आई आपको। तो उसमें हम अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि उसको 1 दिन के लिए एडमिट करना है तो हम एडमिट भी करते हैं, उसको ड्रिप लगाना और दीगर फैसिलिटेशन भी जो है वो वहाँ पे जारी है अभी। और इस वक्त टोटल हमारे पास कोई 70 के करीब हमारे पास स्टाफ है जिसको हम लेके चल रहे हैं। लेकिन ये अगले 2 महीने में बिल्कुल एक्सपेंड करेगा और हम आईपीडी पे जाएंगे। इन पेशेंट्स पे जब जाएंगे, हमारा थिएटर अब स्टार्ट होने वाला है, कंप्लीट हो गया है, थिएटर कंप्लीट हो गया है, गायनी का पूरा जो एरिया है वो कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह अगले 2 महीने में हम गायनी प्रोसेस पूरा शुरू करेंगे। में जैसे हम तो ये कोई 150 अफराद की स्ट्रेंथ पे चला जाएगा और जिसमें डॉक्टर्स कोई 30-35 डॉक्टर्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं इस वक्त। एक ये बड़ा अस्पताल लग रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी आपने बनाई है मिट्टी जैसे एक छोटे से शहर के अंदर। तो इसको प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में कितना टाइम लगा? और एक्सपेंशन के हवाले से आप बात करें तो ये ज़रूर बताइए कि अभी क्या ये जर्नली यहाँ पे लोगों को ट्रीट किया जा रहा है या कोई ख़ास तौर पे भी कोई फील्ड है यहाँ पे? देखिए, वैसे तो ये जब 2014 में ये जो डाउट आया और कहत का कोई एक समय बना और बच्चों की अमवात का सिलसिला हुआ, तो हमारे जो कायदीन थे मोहतरम नेमतुल्लाह खान साहब, साबिक़ सचिव नाज़िम कराची हैं, वो इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे थे। और उस वक्त के मरकज़ी सदर अल-खिदमत फाउंडेशन के डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब और इस वक्त के सदर डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब, इन सारे लोगों ने तय किया कि हम यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे। उसी मौके पे 2014 में ही इसकी संगत बुनियाद रखा था। इस वक्त हम इसको वैसे जितना हमारा जनरल ओपीडी है, जनरल सर्विस है, वो तमाम एरियाज़ को कवर कर रही हैं। हमारे पास डर्मेटोलॉजी की भी क्लिनिक्स हो रही हैं, हमारे पास चेस्ट की क्लिनिक भी हो रही हैं, गायनी की क्लिनिक भी हो रही है, आपकी बात को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डर्मा की क्लिनिक भी हो रही है, साथ साथ गायनी की क्लिनिक भी हो रही है और मजीद और सहूलियात देने का सिलसिला जो है वो जारी है। तो इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब, बात हो रही है अल-खिदमत फाउंडेशन के हवाले से और मिट्टी के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया गया है अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं एजाजुल्लाह खान साहब। सर, वक्फे पर जाने से पहले बात हो रही थी इस अस्पताल को कितना टाइम लगा बनाने के अंदर। तो डॉक्यूमेंट्री में जैसे हमने देखा कि ख़वातीन सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रही हैं, ऑपरेशनल चीज़ें या जो जिम्मेदारियाँ हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, वो ख़वातीन वहाँ पर निभा रही हैं। तो इसकी कोई ख़ास वजह? जी, इसकी एक ख़ास बड़ी वजह तो ये है कि ये पूरा हॉस्पिटल मदर एंड चाइल्ड फोकस है और MCHC ही कहलाता है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर ही कहलाता है ये। और हमारा चूँकि यानी मिट्टी में जो स्पेशली जो मसला था दरपेश हमें, वो ये कि उन ख़वातीन की अमवात और उन बच्चों की अमवात, उन्हीं को फोकस करना था। हमने इसी के साथ साथ एक अच्छा प्रोग्राम हमने ये शुरू किया, सेफ मदर सेफ जनरेशन।
राइट। ये हमारा एक प्रोग्राम है इसी हॉस्पिटल के साथ रिलेटेड, और ये ख़वातीन ही हमारा जो ख़वातीन विंग है, विमेन विंग जो हमारा है, वो उसी को सपोर्ट करता है पूरा। एक हमला औरत को रजिस्टर करते हैं अपने पास, 1 साल तक उसकी टेक केयर करते हैं, उसके बच्चे की पैदाइश और उसके बाद की उसकी वैक्सीनेशन वगैरह तक हम टेक केयर करते हैं। ख़ास तौर पे जो इशू है वो ये कि उन ख़वातीन की न्यूट्रिशन मेडिकेशन नहीं होती जो बच्चे की पैदाइश का जरिया बन रही है, इसलिए बच्चों का सर्वाइवल नहीं हो पाता। अच्छा, क्योंकि ये हॉस्पिटल मिट्टी में है और जो ओवरऑल मिट्टी के लोग हैं वो सारे अब उनको पता चल चुका होगा कि एक ऐसा हॉस्पिटल भी खुला है कि अब जहाँ पर फ्री इलाज की सहूलियात मैसर हैं, तो किस तरीके से फिर वो आपके हॉस्पिटल में आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, या फिर उनके लिए बिल्कुल एक है कि जो भी आ रहा है आप उसको अटेंड कर रहे हैं, किसी किस्म का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई फॉर्म फिल करने का कोई सिलसिला नहीं है, या फिर कोई आपकी कोई होती है ना कि आप वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो वो उस हवाले से देखिए, पहली बात तो ये है कि लाजमी सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको कैप लगाना पड़ता है। जब आप फ्री सर्विसेज दे रहे होते हैं तो आपको कोई कैप लगाना पड़ता है कि इतने पेशेंट्स हम ले सकते हैं, इतने नहीं ले सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास खासी गुंजाइश है। हमारे पास जो फैसिलिटेशन है वो कोई हम डेली 300 प्लस पेशेंट्स को अटेंड कर सकते हैं। इस वक्त 200 प्लस पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, और कोई हम रोज़ाना की बुनियाद पे सर्जरी पे जब हम जाएंगे और थिएटर पे जब जाएंगे और गायनी प्रोसेस पे जब जाएंगे तो एटलीस्ट 10 पेशेंट रोज़ाना हम एड्रेस कर सकेंगे। ये किसी भी बड़े हॉस्पिटल में एक अच्छी फिगर होती है। तो हमने वो सारे मार्जिन्स और वो सारी बजटिंग की भी है, और हम आवाम से भी ये अपील करते हैं कि इस सारे प्रोसेस में हमें सपोर्ट करें। ये बताएं, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, माशाल्लाह से ये काम भी कर रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इसमें यकीनन बहुत आते होंगे और लोगों को आप मुफ्त इलाज की सहूलतें दे रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन होता है? देखिए, एक तो ये कि ये मुमकिन इस तरह से होता है कि ये अल्लाह का काम है और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के ज़रिए ये सारे काम को करवा रहा होता है। और सीधी सी बात है कि खिदमत फाउंडेशन तो सिर्फ एक डाकिए का काम करती है, अमानत को एक जगह से लेके ज़रूरतमंद तक पहुंचाने का काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इसमें बहुत सपोर्ट की है। मैं ख़ास तौर पे ये हमारे जो विमेन विंग है और चैरिटी ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एक हमारा इदारा है जो पाकिस्तानी मुसलमानों की बुनियाद पर वहाँ सिडनी में काम करता है, ऑस्ट्रेलिया में काम करता है, उन्होंने बहुत सपोर्ट की। फरीदा याकूब फैमिली ने हमें बहुत सपोर्ट की। और इसके अलावा आम लोगों ने, हमारा एक पैकेज है 800 रुपये एक पेशेंट पे खर्च होगा, अच्छा, जिसमें सारे प्रोसेस हम शामिल करते हैं, उसकी मेडिसिन भी, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट भी, एक्सरे भी, तो ये जो टेस्ट वगैरह आपने बताया कि ओवरऑल एक कंप्लीट हॉस्पिटल है, तो लैब्स वगैरह वहीं है हॉस्पिटल के अंदर ही है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो लैब है जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की लैब भी नहीं है। अच्छा, माशाअल्लाह। और अभी पिछले दिनों हमारे वहाँ के एक बहुत जिम्मेदार फर्द, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझसे ये कहा है कि किसी तरह से हम हॉस्पिटल के साथ एक कोलैबोरेशन करें और उनको हम सपोर्ट करें, और हम इसके लिए तैयार हैं कि जो फैसिलिटेशन हमारे पास मौजूद है, जो फैसिलिटीज हमारे पास मौजूद है, हम उनको फैसिलिटेट करें और उसी तो सर ओवरऑल टाइम कितना लगा मिट्टी के अंदर ऐसा हॉस्पिटल तामीर करने में, फिर उसके लिए दीगर मामला तय करने में? गुज़िश्ता 4 सालों के अंदर हमने ये बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ हमारे बेशुमार प्रोजेक्ट पाकिस्तान भर में चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई इस वक्त कोई 70 प्लस हॉस्पिटल्स हैं हमारे छोटे बड़े पाकिस्तान भर में। तो चैलेंजेस क्या होते हैं सर? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि एचआर, जो ह्यूमन रिसोर्स, जो अफराद वहाँ काम करने के लिए तैयार हो जाएं इस तरह के हार्ड एरियाज में। सही, ये बहुत सबसे बड़ा चैलेंज है। तो सब मिल जाएंगे, बहुत सारे अफराद मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे रिमोट एरिया में बड़ा मुश्किल होता है। रिमोट एरिया में इसके लिए हमने एक काम तो ये किया कि इसी हॉस्पिटल के साथ एक हॉस्टल ब्लॉक बना दिया। अच्छा, जिसमें हमने छोटे फ्लैट्स बना दिए स्टूडियो टाइप। हम डॉक्टर्स को ये ऑफर करते हैं कि आप आइए, यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ भी रहिए और यहाँ के लोगों को सर्व करिए, 4 दिन 5 दिन रहिए और फिर आप अपने शहर चले जाइए, वापस आइए। इस तरह कई डॉक्टर्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं जो आते हैं, वहाँ पर रहते हैं और उसके बाद अप डाउन करते हैं। एक तो वापस ट्रैवल करते हैं जी, वापस ट्रैवल करते हैं। हम हमारे पास अरेंजमेंट्स होता है उनको लाने। तो सर ऐसा भी कोई सिलसिला है कि वीकडेज में 1 दिन या फिर 2 दिन स्पेशलिस्ट कोई आ रहे हों और वो विजिट कर रहे हों, बाकायदा तौर पर वहाँ बैठ रहे हों और फिर वही उनका जो जी, ये रेगुलर सिलसिला है। ये रेगुलर सिलसिला है। जब तक हम सबसे बड़ी सपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची जैसे शहर से मिलती है हमें, फिर हैदराबाद जैसा शहर है जो दोनों जगह से हमें ये इस तरह के स्पेशलिस्ट
मिलते हैं, सीनियर डॉक्टर्स मिलते हैं और वो हमारे साथ जाते हैं, हमारे क्लिनिक्स करते हैं पूरे दिन और वापस आ जाते हैं हम उनको। ये अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि तकरीबन 70 के करीब ऐसे आपके पास डॉक्टर्स मौजूद हैं वहाँ पे, एक्सपेंशन की आप बात कर रहे हैं, तो मिट्टी का जो ये इलाका है, ये शहर है, यहाँ पे कितने अस्पतालों की ज़रूरत है? क्योंकि जब आपने ये अस्पताल बनाया होगा पहले से रिसर्च की होगी, तो अभी कितना यहाँ पे और ज़रूरत है हेल्थ केयर के हवाले से? देखिए, हेल्थ केयर में तो बहुत ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान भर में। उसी रेशो से नीचे आप जिस ज़िले में भी उतरेंगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 15 लाख से ज़्यादा आबादी है थर पारकर की और बहुत रिमोट एरियाज़ में। मैं एक बात बताऊं आपको कि मैंने एक वीडियो आपको दी थी, वो आप देखिएगा कि एक पेशेंट जो बराड़ी से गाँव से चलता है, उसको शहर में आके हम जैसे लोग उसको अगर ज़ीरो भी फैसिलिटेट कर दें, ज़ीरो रेट पे भी, तो लेकिन उसका वहाँ तक पहुँचने में भी कई 100 रुपये खर्च होते हैं। और ऐसे पेशेंट हमने देखे इस हॉस्पिटल में, उनका इलाज किया कि जिन्होंने अपनी बकरियां बेच दी, जिन्होंने अपने सामान बेच दिए अपने इलाज के लिए और वो इलाज नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये काम हमसे करवाया है। सही, यानी कि अब आप ये कह रहे हैं कि मिट्टी में जो लोग रहते हैं वहाँ पर अब उनको इलाज के लिए शहर नहीं आना पड़ेगा, उनका इलाज मिट्टी में ही हो जाएगा, मिट्टी शहर में ही हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है उन तमाम लोगों के लिए जो कि बेचारे इतना लंबा ट्रैवल करके कराची या दीगर शहरों में जाते हैं। बल्कि आपके प्रोग्राम आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये बात कहूँ कि ये सिर्फ मिट्टी शहर में रहने वाले या तरपारकर में रहने वाले गरीबों के लिए हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ नहीं, वो ऐसा शानदार हॉस्पिटल है कि कोई भी फर्द उसमें आकर अपना फ्री इलाज करवाए। ट्रीटमेंट सबके लिए सेम होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई MNA MPA की औलाद आ जाएगी तो उसके लिए हो जाएगा। लेकिन खान साहब ये जरूर बताइएगा, ये नुक्ता बहुत अहम है, गरीब आवाम के लिए या जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए तो इलाज मुफ्त होगा, लेकिन एक जो साहिब इस्तिताअत आदमी है वो भी आके अगर मुफ्त इलाज कराना चाहे तो क्या आप उसका भी मुफ्त इलाज कर देंगे? देखिए, हमारे सिस्टम में तो ये है कि हम वहाँ पे कोई कैश काउंटर नहीं है हमारे पास, लेकिन उसके देखिए हमारे बहुत सारे ऐसे इदारे हमारे पास मौजूद हैं और हमारे अपने अलखिदमत के ही ऐसे इदारे चल रहे हैं कि जो साहिब इस्तिताअत लोग होते हैं वो अपना शेयर डाल देते हैं। ऐसे लोग वहाँ पर मिट्टी में भी, मैं आपको बताऊँ कि ऐसे लोग अभी मिट्टी में इस दौरान भी आए हैं कि जिन्होंने हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट देख के, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट देख के अपना इलाज वहाँ करवाया और कई दिन तक आया, उसके बाद जाते हुए बाकायदा पैसे दिए और रसीद कटवाई। इसमें मेरा तरफ से डोनेशन। अच्छा खान साहब, चूंकि ऐसे लोग है तो आपका जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसकी तरफ भी बात करना चाहेंगे। ऑर्फनेज के हवाले से आपने काफ़ी काम किया है, उस हवाले से बताएं। देखिए, इस वक्त ये वैसे सिलसिला तो शुरू हुआ 2005 में अर्थक्वेक से कि हमने अर्थक्वेक में होने वाले यतीम बच्चों के लिए एक ऑर्फनेज बनाया अटक में, और वो सिलसिला फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसे आगे बढ़ाया कि इस वक्त कोई 12 से ज़ायद हमारे पास सेंटर्स हैं जिसमें कोई 4,000 साढ़े 4,000 बच्चे इस वक्त बोर्डिंग लॉजिंग उनकी एजुकेशन सारा इंतज़ाम हम करते हैं और उनकी तरबियत का पूरा एक अच्छा निज़ाम मौजूद है। इसके अलावा हमारा एक ऑर्फन केयर सपोर्ट प्रोग्राम है जिसको हम घरों पे ऑर्फन्स बच्चों को हम कोई एक अलाउंस देते हैं, एक स्कॉलरशिप देते हैं जिनकी माहाना अखराजात हम बेयर करते हैं उनकी वालदा के ज़रिए से या उनके और जो सरपरस्त हैं उनके ज़रिए से। इसके अलावा हमारा जो ऑर्फनेज है वो कोई 12 से ज़ायद ऑर्फनेज हमारे पास मनसूबाबंदी में और प्लानिंग में और बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। एजाजुल्लाह खान साहब असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है अलखिदमत फाउंडेशन के। आपने उनकी बातें सुनी। इस तरह के लोगों को सपोर्ट कीजिए, इस तरह के इदारों को सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये इदारे पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मतलब स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। मौजूदगी की वजह से फैसला नहीं सुनाया गया था। आज की समाअत में उन्हें तलब किया गया था। इमरान खान पहुंच चुके हैं। ये मनाजिर कुछ देर पहले के आपको दिखा रहे हैं, कुछ लम्हे पहले ही वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अब अदालत के अहाते में दाखिल हो चुके हैं। ये मनाजिर हैं जब इमरान खान यहाँ पर पहुंचे थे। आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी से उतरे हैं और फिर वो अंदर चले गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज उन्हें पेश होना था क्योंकि अदालत की जानिब से उन्हें तलब किया गया था SSP असमतुल्लाह तशद्दुद केस के हवाले से, और आज ये फैसला सुनाया जाएगा। पिछली समाअत पर वो मौजूद नहीं थे, फैसला नहीं सुनाया गया। आज देखना होगा कि क्या फैसला सुनाया जाता है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से।
कुछ ही देर में यहाँ पर लग रहा ऐसा है कि इमरान खान मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत भी करेंगे। इस वक्त तैयारियाँ की जा रही हैं और आपको हम बता रहे हैं कि इस्लामाबाद से ये खबर सामने आ चुकी है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हो चुके हैं। इस वक्त तैयारी की जा रही है मीडिया से बातचीत करने की। आपको बताते चले पिछली समाअत पर उन्हें पेश होना था, लेकिन चूँकि वो पेश नहीं हुए, आज इस हवाले से फैसला सुनाया जाएगा कि जो एक ऐसा केस जो अनडेमोक्रेटिक है, टेररिज्म के अंदर एक ऐसा एक पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन और वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, उसके ऊपर दहशतगर्दी का केस करना किसी के ऊपर, ये दहशतगर्दी का जो कानून है उसको मिसयूज करना है। और ये अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो इलेक्शन अपनी तरफ से कहते भी जीत के आए, मैं समझता हूँ ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स मिलिट्री डिक्टेटरशिप से ज़्यादा बुरी होती है। ये आती तो हैं वोट लेके, लेकिन जब पावर में आती हैं तो ये मिलिट्री डिक्टेटर्स से भी बुरा तरह इनका रवैया रहा है। तो अगर एक पॉलिटिकल लीडर को आप पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन पे दहशतगर्दी का केस करें तो ये केस की मिसयूज है, अब्यूज है। और जो दूसरा प्रॉब्लम वो ये है कि इंशाल्लाह, दूसरी बात कि जब तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह जब पावर में आएगी तो ये हम कभी भी इस सारा केस को जिस तरह ये इस्तेमाल किया जाता है इसको बिल्कुल चेंज करेंगे। आपके वो जो एक आदमी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता है जूता फेंक के एक्स प्राइम मिनिस्टर पे और उसके ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है, तो ये तो बिल्कुल एक मिसयूज है एक कानून जो स्पेसिफिकली बना था उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो आम कोर्ट्स उनको नहीं सुन सकती थी। तो ये तो उनके लिए बने थे, इनको खास एंटी टेररिस्ट कोर्ट बने थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो जजेस नॉर्मली दहशतगर्दी के केस नहीं सुन सकते थे। तो ये हमारे जैसे लोगों पे तो नहीं बने थे। और ये था ये जो इस मुल्क की स्याह वक्त, जो हमारी जमहूरियत के खिलाफ, जो हमारी इस मुल्क की मैशत के खिलाफ, यानी जो इन्होंने इदारे तबाह किए हैं, इन्होंने वो जुल्म किया है जो कि मिलिट्री डिक्टेटर्स ने नहीं ऐसा किया। ये जो शरीफ और ये जरदारी, इन दोनों ने, जरदारी वो सिंध में वही करता है, वहाँ कोई कानून नहीं है, ये उठा के लोगों को जेल में झूठी FIRs। इधर ये शरीफ इनकी एक्सपर्टीज है, 30 साल से ये काम करना, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करवानी लोगों की। वहाँ उधर रावन वार है तो इधर आबिद बॉक्सर था शहबाज शरीफ का, ये इस तरह लोगों को बरवाते थे। तो इनको बजाय जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो सारा ये चेंज करके और ये इन्होंने वो हरकतें की हैं जो मिलिट्री डिक्टेटर्स करते थे। तो एक तो मैं खुश हूँ और मैं फिर से आज कहता हूँ कि ये जो मिसयूज करते हैं इन कानून को इंशाल्लाह ये हम चेंज करेंगे। खान साहब, खलाई मखलूक का बड़ा जिक्र हो रहा है, एलियंस कहा जा रहा है। बारी प्लीज। आप किससे मुकाबला हो रहा है? मियां साहब का कह रहे हैं आपसे भी नहीं है, जरदारी से भी नहीं है, कोई खलाई मखलूक है, बताएंगे कौन सी? मियां साहब का थोड़ा सा दिमागी तवाजुन हिल चुका है। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, ये इनको चेकअप करवाना चाहिए साइकाइट्रिस्ट से। जो ये बातें कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जिस तरह ये जो कह रहे हैं ना कि इमरान खान को वोट देना ऐसे ही है कि पाकिस्तानी फौज को वोट देना और पाकिस्तान की अदलिया को वोट देना, ये तो हमारी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। ये तो हमें वो फायदा पहुंचा रहे हैं जो कि मेरा मतलब दुश्मन उनका ये तो नहीं कहा कि आपको वोटर को जाके कहे, क्योंकि वोटर के अंदर तो इस वक्त अदलिया आसमान पे है। इस वक्त फौज की जो कारकर्दगी है लॉ एंड ऑर्डर में और जिन्होंने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, आप जरा कोई ओपिनियन पोल कर लें, लोग तो बड़े खुश हैं इन दो इदारों से। और वो कह रहे हैं कि इमरान खान को वोट देना है जैसे कि इन दो इदारों को वोट देना। शुक्रिया नवाज शरीफ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। कराची में MQM ने और पीपल्स पार्टी का जो है जोड़ पड़ना शुरू हो गया है, तो PTI कब जलसा कर रही है कराची में? मैं आज ही मेरी मीटिंग है दोपहर को और इंशाल्लाह मैं अब आपको बताऊंगा कि हमारा अगला जलसा और अगला प्लान करें कराची का रमजान से पहले। नैब की कारकर्दगी आजकल बड़े मुतमिन दिखाई देते हैं, लेकिन कल जो खबरें आ रही थी कि पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया सिंध में, इस नैब की कारकर्दगी पर आप क्या कहेंगे? देखिए नैब ने जो अभी तक काम किया है, ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में नैब ने जो लोग इक़्तिदार में हैं
खिलाफ एक्शन लिया। अब तक नैब का क्या काम होता था जी, वो पटवारी पकड़ लो, वो फलाना थानेदार पकड़ लो, वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर पकड़ लो, और ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर कोई ऑपोजिशन का मेंबर वो पकड़ लो। कभी गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को कभी नैब ने कभी नहीं पकड़ा, और नैब को मैं ये आज दाद देता हूँ कि जो कर रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। पख्तूनख्वा के अंदर हमने, आप पूछा कि हमारे ऊपर, मेरे ऊपर उन्होंने कोई 20 लाख का केस किया हुआ हेलीकॉप्टर का। मैं कहता हूँ इसको हम इनवाइट करते हैं नैब को, हम कहते हैं आप और देखें जाके, और सारे सियासतदान जितने हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट के केस जो भी आपको मिलता है आप उसकी तहकीकात करें। तो ये क्यों डरे हुए हैं? ये शहबाज शरीफ का क्यों इतना सा, वो वैसे ही बेचारा नर्वस किस्म का आदमी है और बड़ी जल्दी डर जाता है। आपको पता नहीं शहबाज शरीफ वो ड्रामे करने वाला, वो एकदम जब प्रेशर पड़ता है तो उसके होंठ वोंठ सूख जाता है, पागलों वाली वो भी हिला हुआ है आजकल। वो जनाब नैब के ऊपर आप 56 कंपनीज आपने बनाई हुई हैं, आप बताएं कि आपका 650 अरब डेवलपमेंट फंड हर साल का जनाब वो किधर लग रहा है? आप बताएं अस्पतालों स्कूलों में साफ पीने के पानी में क्या हुआ है? 4 अरब रुपया लगा, एक बूंद नहीं साफ पीने का पानी आई। 56 कंपनीज है इनकी जो 4 कंस्ट्रक्शन कंपनीज है जिसको ये सारे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाते हैं शहबाज शरीफ एंड सन्स। ये याद रखें, शहबाज शरीफ एंड सन्स इकट्ठे ऑपरेट करते हैं। वो बिजनेसेस होती है ना, नॉर्मली कहते हैं कि जो फलाना एंड सन्स, फिरोज एंड सन्स या शहबाज शरीफ एंड सन्स है, इनकी करप्शन लिमिटेड कंपनी है। ये सारा टप्पर लगा हुआ है दमाद मिला के पैसा बनाने के लिए, और इसलिए ये डरे हुए हैं। मुझे अगर डर नहीं है, इसको क्यों डर है? और क्यों एक मिनट, और सिंध में बिल्कुल ठीक कहते हैं, सिंध के अंदर आसिफ जरदारी से बड़ा, यानी आसिफ जरदारी करीब करीब है ये शरीफों के, क्योंकि आसिफ जरदारी तो लगता है ना जो वो है, यानी आसिफ जरदारी ये मैं कहूँगा कि मुनाफिक नहीं है, लेकिन ये जो दो भाई मासूम मजलूम शक्ल बना के मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, शुक्र है कि ये तो सामने आ गया ना। लेकिन जरदारी भी कोई कम नहीं है इनसे, उसने भी उसकी बड़ी पेंशन उसने बाहर बनाई हुई है, बड़ी मुश्किलों से चोरी करके महलात उसके बाहर हैं, तो उसको भी प्रूव करना चाहिए। कल मियां साहब ने कहा है कि राना सनाउल्लाह ने माफी मांग ली है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के खिलाफ जबान इस्तेमाल की है, क्या सिर्फ माफी मांग लेना काफी है? मैं आपको एक बात देखिए, मेरी बात मैं ये शरीफों को या खुदा का वास्ते ये मैं बात करूँ तो इतना शोर मचाया हुआ है आपने, प्लीज चलो ये मुझे दो, इधर चलो इधर पकड़ो ना वो यार, इधर लो ना, चलो 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 नीचे बैठ जाए, और ठीक है चलो चलो। अच्छा जी सुनो जरा, ये इनका कमाल ये है, चलो आज का पकड़ा हुआ, स्पेशल पब्लिसिटी दे रहा हूँ आज का, सुन तो लो खान साहब। देखिए मैं सुने जरा प्लीज, राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, वो जो कोई लतीफ था, वो जो इनका वो कौन सा जावेद लतीफ, ये वो लोग, और ख्वाजा आसिफ, इन्होंने, और तलाल चौधरी, ये वो लोग हैं जो ये अपने मुंह से, यानी ऐसे नहीं हमारी पार्टी में वो कहना औरतों के खिलाफ। एक कमेंट आया था केपीके के मिनिस्टर का पख्तूनख्वा के अंदर, और मैंने उसको उसी वक्त माफी दिलवाई थी उसे, बल्कि उसको कहा था कि आखिरी वार्निंग है तुम्हारी, और वो इसके मुकाबले में मामूली कमेंट था। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो जनाब वक्फे पर जाने से पहले बात हो रही थी हेल्थ केयर के हवाले से। अल-खिदमत फाउंडेशन के हमारे साथ मौजूद थे नुमाइंदे, और इस वक्त भी हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं, और करीम से उनका ताल्लुक है। जनरल मैनेजर साउथ हैं असद खान, आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वक्फे पर जाने से पहले हम हेल्थ केयर के हवाले से बात कर रहे थे, तो आज आप हमारे और हमारे नाजरीन के लिए भी कुछ इसी सिलसिले में लेकर आए हैं, तो वो क्या चीज़ है? पहले तो नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। सो करीम के थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूँ। आई थिंक बहुत सारे लोगों को करीम का पता होगा, लेकिन आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू से कि करीम वाज फाउंडेड बाय पाकिस्तानी, जो करीम के फाउंडर थे वो फाउंडर पाकिस्तानी हैं। करीम की जो आप ऐप यूज़ करते हैं इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड ऑन तारिक रोड। सो करीम इज़ अ वेरी पाकिस्तानी कंपनी, और आई थिंक जिन्होंने करीम बनाई थी वो उनका जो मिशन था इट वाज आल्सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
कि इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करना है। आई थिंक उसी विजन के साथ हमने पाकिस्तान में बहुत सारे काम इससे पहले भी किए हैं, और आज हमने विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट, विच आई एम ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट हेल्थ केयर। तो हम ईदी की एम्बुलेंसेज आप करीम ऐप के थ्रू बुला सकेंगे। अच्छा। तो पहले तो मैं इसमें ईदी फाउंडेशन का बहुत मशहूर हूँ, स्पेशली फैसल ईदी साहब का, जिन्होंने हमें चांस दिया कि हम कोई अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें, उनके नाम को फर्दर आगे ले जा सकें और लोगों के लिए एम्बुलेंस बुलाना और आसान कर सकें। मैं इस हवाले से डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि लोगों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त एक अच्छी खबर है, एक गुड न्यूज़ है कि अब करीम की ऐप के साथ आप ईदी की एम्बुलेंस को भी कॉल कर सकते हैं, और करीम की जो ऐप है उसी के अंदर इसका ऑप्शन आ रहा होगा, और वो आपके लिए सबसे बेहतरीन और इजी ऑप्शन इसलिए होगा कि अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एम्बुलेंस किस रूट पे है, कहाँ है और कितनी देर उसको लगेगी। तो आप कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे, आपको बार बार टेंशन नहीं होगी, आप बार बार एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल नहीं करेंगे। तो अगर आपके घर पे खुदा ना ख्वास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो डेफिनेटली आप, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है सबा कि कॉल सेंटर बिजी जा रहा होता है और आपकी इमरजेंसी की सूरत हाल होती है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपके पास करीम है आपके स्मार्टफोन के अंदर, तो आप ऑन द गो अपनी एम्बुलेंस बुक करा सकते हैं और उसे फिर मॉनिटर भी कर सकते हैं कितने देर में आप तक पहुंचेगी। जी, सो एक तो इसमें क्योंकि अभी सर्विस स्टार्ट की है, आई थिंक जो सर्विस स्टार्ट हो रही है, अच्छा एक्टिवेटेड है, सर्विस स्टार्ट होगी, अगर आप आज ऐप खोलेंगे तो उस पर आपको एम्बुलेंस का साइन नजर आ जाएगा। राइट। तो पहले तो क्योंकि सर्विस स्टार्ट की है तो वी वांटेड टू बी केयरफुल। सर्विस स्टार्ट की, लाइफ एंड डेथ का मामला है, हेल्थ केयर, लोगों की लोग इमरजेंसी में वो बुला रहे होते हैं। सही। तो अभी जो सर्विस हमने स्टार्ट की है वो स्टार्ट की अगर आपने कोई एम्बुलेंस ट्रांसफर करने हैं हॉस्पिटल से घर जाना है, और इमरजेंसीज में फिलहाल शामिल नहीं किया है। अच्छा। इमरजेंसी नहीं है अभी, हाँ, लेकिन एम्बिशन यही है कि अभी कराची में स्टार्ट की है, फिर उसके बाद इमरजेंसी भी ईदी के ताउन से इस पे शुरू करेंगे, फिर आपके पास रोल आउट करेंगे बाकी शहरों में भी। So this is a start, but we are very excited. सही, डेफिनेटली, क्योंकि आपके एक ऐप के साथ जब ईदी की एम्बुलेंस का नाम जुड़ने जा रहा है तो डेफिनेटली दोनों ही के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एक अच्छी बात यह है कि ईदी सेंटर की जितनी भी खिदमात हैं उस सबको पता है कि कितनी ज़्यादा उनकी खिदमात हैं, और अब जब लोग देखेंगे कि करीम की ऐप के साथ ईदी का नाम है तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और उन लोगों को एटलीस्ट आसानी हो जाएगी जिनको चलने फिरने में मुश्किल होती है या गाड़ी में बैठने में प्रॉब्लम होती है, एटलीस्ट वो आपके ऐप के थ्रू अब कॉल कर सकते हैं एम्बुलेंस को। जी बिल्कुल। एक तो कराची जैसे शहर में, मैसिव सिटी, इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द एम्बुलेंसेज हैं वो यहीं प्राइवेट एनजीओज की, जैसे ईदी साहब की फाउंडेशन के साथ, वो एम्बुलेंसेज कराची कवर करने के लिए बहुत कम है इतने बड़े शहर के लिए। ईदी इज आई थिंक द बिगेस्ट एम्बुलेंस सर्विस इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विसेज हैं। तो एक तो जाहिर है उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनकी सर्विसेज हैं वो तो अनमैच्ड हैं, ऑब्वियसली। हाँ। So we are very proud कि they decided to, यही तो मैंने कहा ना कि इतना बड़ा नाम जो है वो जुड़ गया आपकी ऐप के साथ में, तो डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अच्छा ये बताएं कि जब आपने ये ऐप स्टार्ट किया तो कैसे आइडिया कैसे आया, ये कोलैबोरेशन किस तरीके से हुआ, ये किस तरीके से थॉट प्रोवोक हुआ? तो आई थिंक बड़ा एक फॉर अस इट वाज अ वेरी नेचुरल कि अगर हमने कोई सोशल इम्पैक्ट की कोई सर्विसेज चीज़ करनी है तो एम्बुलेंसेज ऑब्वियसली इतने बड़े शहर में एम्बुलेंसेज कम एम्बुलेंसेज हैं, और एम्बुलेंसेज को बुलाने के लिए कॉल करना पड़ता है, फिर वो पूरा उनका ऑपरेशन चलता है उनका। तो वो हमारे लिए एक नेचुरल मिक्स था कि अगर एम्बुलेंस हमारे पास आ जाएगी, हम इफ़ वी कैन कट लेट्स से 5 मिनट 6 मिनट रिस्पॉन्स टाइम के अंदर, और अगर हज़ारों एम्बुलेंसेज जा रही हैं उससे कितनी लाइफ सेव हो जाएंगी। सो फॉर अस इट वाज अ बिग इम्पैक्ट, इट वाज टू गिव बैक समथिंग टू सोसाइटी। अच्छा, चूंकि ये बहुत बड़ी आप सर्विस एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, कराची को केटर कर रहे हैं इनिशियली, आप बाद में दूसरे शहरों में भी जाएंगे, तो ये बताइएगा कि कितनी एम्बुलेंसेज आपके साथ अभी ऑन बोर्ड हुई हैं फैसल ईदी साहब के साथ जो आपका कोलैबोरेशन हुआ है? सो अभी हमने स्मॉल स्केल पर स्टार्ट किया है। तो अभी हमारे पास ज़्यादा एम्बुलेंसेज नहीं है, पूरा फ्लीट है, क्योंकि उनकी अपने ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। सो वी हैव टू, जो हमें अभी जो ऑपरेशन, यू कैन से इट्स अ माइनर एक्शन, मैसिव एक्शन अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। और मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा ना कि इमरजेंसी के लिए नहीं है, तो जो लोग अगर सुन रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है घर पे और बहुत ज़्यादा जल्दी अगर पेशेंट को उन्होंने ट्रांसफ़र करना है हॉस्पिटल, तो फिर वो ईदी को ही डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो ऑपरेशन इन्होंने शुरू किए हैं एम्बुलेंसेज, वो फॉर दी माइनर ऑपरेशन शुरू किए हैं। वो हमने टू एंड फ्रॉम एयरपोर्ट, जो उनके हॉस्पिटल से टू एंड फ्रॉम उसके हॉस्पिटल ट्रांसफर्स हैं, अपने हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल से आना है,
ठीक। अच्छा असद साहब ये बताएं कि आपने कहा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप तो काम कर रहे हैं पहले से, जो टैक्सी सर्विस आपने ऑनलाइन पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ कराई, अनमैच अभी तक चुका है कि लोगों को बहुत अच्छा इसमें ट्रस्ट गेन हो गया है, और इस बात का आप लोग हाथ करते रहते हैं वक्त के साथ साथ। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी जरूरी थी आप लोगों के लिए कि जहाँ पे आपने पाकिस्तान में टैक्सी सर्विस कराई, वहीं पे साथ में आपने एम्बुलेंस सर्विस भी अपने ही ऐप के थ्रू कराई? बिल्कुल, आई थिंक वन ऑफ दी एक चीज़ जो राइड हेलिंग करीम जो हम सोच करना चाहते हैं, तो सबसे बात पीपल लोगों की मोबिलिटी, स्पेशली लोगों की जो पहले मोबाइल नहीं थे। फॉर एग्जांपल इससे पहले खवातीन जो डिपेंडेंट होती थी, उनके भाई या हस्बैंड या कोई और घर में होगा तो लेके जाएगा। तो आई थिंक वो हाफ द पॉपुलेशन वाज क्वाइट डिपेंडेंट मोबिलिटी के लिए। तो आई थिंक वो इट टुक टाइम, 2 साल लगे वो पॉसिबल करने की सर्विस को। बट आई थिंक वी आर ओके नाउ, अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन इज नाउ मोबाइल नाउ, ऑटोनमस है, बाहर काम करना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कुछ और करना है, सो दे डोंट हैव डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल एनीमोर। तो एक वो बहुत बड़ा सेगमेंट है। उसकी नेक्स्ट जो आप कहते हैं नेचुरल उसकी प्रोग्रेशन ये होगी कि लेट्स फिगर आउट कि और क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, और कौन सी सर्विसेज हैं जिसको हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों के पास ले जा सकते हैं, ज़्यादा आसान कर सकते हैं। उसमें एम्बुलेंस वाज आई थिंक वाज दी फर्स्ट वाज अ नो ब्रेनर कि अगर हम किसी अगर इसमें पार्टनर कर सकें तो आई थिंक वी कैन कट डाउन द टाइम ऑफ सर्विस, वी कैन मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू ऑर्डर एम्बुलेंसेस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो जनाब करीम सर्विसेज के हवाले से इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं, और ब्रेक के लिंक में हम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशन कर रहे थे। और करीम ऐप जो है, ये सर्विस जो है, इसके बारे में इतनी चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं, इतनी सारी चीज़ें पता लग रही हैं कि मैं तो हैरान हो गई हूँ कि इस ऐप के अंदर क्या क्या है। मतलब आवाम की सहूलत के लिए जिस हद तक मुमकिन हो सका है, आपके जो करीम सेंटर है इसने लोगों को सहूलतें दी हैं। इवन के बाइक राइड के हवाले से भी आप बात कर रहे थे, उस हवाले से भी कोई कुछ बताइए। एज अ कंपनी ज़ाहिर है कितने लोग कराची में गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमारा जो एम है वो ये है कि करीम का प्लेटफॉर्म की सर्विसेज कराची के हर सेगमेंट तक जाए। जो गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, जो गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए रक्शे की सर्विस है। सो बहुत सारे रक्शे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास बाइक कैप्टन जो हैं उसकी बहुत बड़ी तादाद है। अच्छा, तो कराची की बहुत बड़ी आवाम है जो हमारी बाइक्स की सर्विसेज यूज़ करती है। तो हमारी कोशिश ये है कि कराची के सिटी के हर सेगमेंट, सिर्फ कराची नहीं, हमारी सर्विस पाकिस्तान में 14 सिटीज़ के अंदर है। उन 14 सिटीज़ में मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज़ के अंदर बाइक्स भी हैं, रक्शेज भी हैं। तो हमारा जो एम तो यही है कि इसकी प्लेटफॉर्म की सर्विसेज हर सेगमेंट तक उनकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से पहुँचाई। अफोर्डेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि गाड़ी हर बंदा नहीं बुक करा सकता, और जो रिक्शे हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, फिर मोटर बाइक्स हैं, तो मोटर बाइक्स यानी उनके टैरिफ के अंदर भी तो डिफरेंस होगा, इसीलिए लोग ज़्यादा प्रेफर भी करते होंगे। बिल्कुल। सो मोटर बाइक हमारी अभी हमारे पास जो प्लेटफॉर्म के ऊपर चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो मोटर बाइक्स हैं। और मोटर बाइक्स सब्सटेंशियली चीपर, बहुत सस्ती हैं बाइक गाड़ी के मुकाबले में। सो यू कैन इजीली से वो मोटर बाइक शायद कराची की अगर बात करें, या क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल ज़्यादा हैं, तो मोटर बाइक एक ऐसी चीज़ है वो शायद ज़्यादा जल्दी पहुँच सकती है, आपको ज़्यादा जल्दी पहुँचा सकती है आपकी मंजिल तक। सो आपको हमारे पास जो मोटर बाइक कस्टमर्स हैं, you'll be surprised कि बहुत सारे लोग जो हैं जो
जो आपकी बिजनेस कार बुक करा सकते हैं वो कभी कभार बाइक बुक कराते हैं क्योंकि रश आवर है, ट्रैफिक की वजह से और हमारे पास जो मोटर बाइक के ऊपर कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स भी काफ़ी डाइवर्स हैं। अच्छा, तो वो हर सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, बट ऑल्सो दोनों जेंडर्स के हैं। दोनों जेंडर्स के हैं, यानी ख़वातीन भी मोटर बाइक की राइड बुक करवा सकते हैं। ख़वातीन भी मोटर बाइक की राइड, फीमेल कैप्टन्स भी हैं। फीमेल कैप्टन्स भी हैं, बिल्कुल हमारे पास फीमेल कैप्टन्स भी हैं और काफ़ी बड़ी फीमेल कस्टमर्स की जो तादाद है वो भी मोटर बाइक बुक कराती है। अच्छा, ये बताएं कि इतने ज़बरदस्त आपके ऐप और सर्विसेज आप लोगों ने इंट्रोड्यूस की है, अब तो एम्बुलेंस भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई है, तो अब रिस्पांस कैसा आ रहा है? क्योंकि अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ऐप के बारे में पता चलना शुरू हो गया है और जो ट्रस्ट है फीमेल्स का वो स्पेशली बहुत ज़्यादा अब बनता जा रहा है। एक बॉन्डिंग होती जा रही है करीम के साथ कि अगर आपने अपने कहीं जाना है और आपने फैमिली में कह दिया कि जी मैं करीम से आ जाऊंगी, तो अब कोई क्वेश्चन नहीं करता, लोग मुतमईन रहते हैं घर पे। तो इस हवाले से आपके पास रिस्पांस अब कैसे आता है? सो एक तो बात ये कि करीम ऑपरेट करी है 14 मुल्कों में राइट नाउ, ठीक, और 14 मुल्कों में मिडल ईस्ट हो गया, उसमें इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान। अगर किसी रीजन को कोई अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस की ज़रूरत है, सो दिस इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट डिजर्विंग रीजन। बिल्कुल सही, जिसमें पाकिस्तान जैसे कराची जैसे शहर के अंदर आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर किसी खास तौर पे फीमेल्स ने अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना है, वो बसेस जो है देयर अभी तक वो स्टोन एजेस के अंदर है, सही मुश्किल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है। तो एक तो रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, नीड बहुत बड़ी है पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे। और फिर आपको टैक्सीज की सूरत में अगर कार अवेलेबल है तो ये बहुत एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर है, बहुत अच्छा जेस्चर है। तो आपकी आई थिंक अभी तो हम वी आर बेयरली स्क्रैचिंग द सरफेस राइट नाउ। तो जाहिर है इसी तरह लोगों ने अडॉप्ट भी कर रहे हैं सर्विस को। आप चूंकि मोटरसाइकिल राइड की बात कर रहे थे तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ याद आई कि लोग इस तरह से, मैंने सुना है कि कुछ खाने के लिए ऑर्डर वगैरह करते हैं तो आपकी मोटर बाइक राइड भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या ये आप लोगों की तरफ से कोई इसमें ममानियत तो नहीं है? सो आई थिंक हमारे जो पब्लिक है बड़ी रिसोर्सफुल है, सो वो एक अच्छी सर्विस के डिफरेंट यूजेस ढूंढ लेती है, डिफरेंट यूजेस ढूंढ लेती है कि हम इस सर्विस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप घर पे बैठे हैं, आपके पास दूध खत्म हो गया है राइट, आप घर पे बैठे हैं, आपने देखा आखिरी सिगरेट डब्बे से निकाली और अब सिगरेट नहीं है। सो आई थिंक पीपल आर फाइंडिंग डिफरेंट यूजेस कि वो जो सर्विसेज अवेलेबल है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे आपने चीज बताई, क्योंकि बात है जिसके ऊपर सबा तो ब्रेक में हम बहुत हंस रहे थे। सबा तो क्योंकि इनको खाने का बहुत शौक है, आउटिंग वगैरह का भी बहुत शौक है, अक्सर ये ऑर्डर वगैरह करती हैं। तो अब ये चीज़ आपने बता दी है तो सबा डेफिनेटली आपकी जो ऐप है उसके राइडर को जरूर बुक करना, मैं वो इस्तेमाल जरूर करूंगी जिसके बारे में आपने बताया है। तो हमारे जो बाइक कैप्टन हैं वो भी बड़े रिसोर्सफुल हैं इन द सेंस कि उनको सारे जो नूक्स एंड कॉर्नर्स हैं ना वो सारे पता है उनको कि कौन सी जगह से फास्टेस्ट टाइम में चीज़ पहुंचा देनी है। सो आई वुड रिकमेंड डू ट्राई इट। मेरा सवाल अब वी विल ट्राई। मेरा सवाल ये था कि कहीं कंपनी की तरफ से ऐसा कोई ममानियत तो नहीं है, उस पर कोई बार्ड तो नहीं किया गया राइडर्स को या कस्टमर को कि नहीं आप राइड ही कर सकते हैं, कोई चीज़ मंगवा नहीं सकते? सो एक तो हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। सही, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर बोथ आवर कस्टमर्स एंड बोथ आवर कैप्टन्स। सो हमारे कैप्टन्स और कस्टमर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। सही, इसीलिए हम उस चीज़ को इनकरेज नहीं करते कि अगर आपके पास कस्टमर गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आप उनको उनकी डेस्टिनेशन से पहले गाड़ी अननेसेसरी ना रोकें या बाइक आपके पास कस्टमर्स हैं तो उनको अननेसेसरी ना रोकें। अगर आपके पास कस्टमर्स नहीं है बैठे हुए एंड यू कम टू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट विद द कस्टमर जिसने आपको कॉल किया है, तो उस पे वी आर तो फिर आप मंगवा सकते हैं अपने पसंद की कोई भी चीज घर बैठे। आपको ये बहुत अच्छा मशवरा दे रही है के देंगे तो अब परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि कस्टमर आप रात को भूखे सो जाएं, अगर आपको पिज्जा डिलीवर हो सकता है कैप्टन के थ्रू तो करीम की मोटर बाइक ऐप से आप बिल्कुल इजीली अपना पिज्जा घर डिलीवर करा सकते हैं। अच्छा, जहाँ पर हम ये बाइक्स की सर्विसेज के हवाले से बात कर रहे हैं, दीगर आपके ऐप्स के अंदर हैं, वहीं पर मेरे जहन में एक और चीज़ भी आई। एक आपकी सर्विस अभी आई डोंट नो अबाउट दैट अभी एक्टिव है या नहीं है, एक रिश्ता कार भी है आपकी कोई, उस हवाले से कुछ बताएं, ये क्या है? सो रिश्ता कार बिल्कुल थी। अच्छा, रिश्ता कार के रिश्ता आंटी, हाँ ऐसा कुछ। तो आई थिंक दैट वाज आल्सो अवाम वो पब्लिक की पॉपुलर डिमांड के ऊपर आई थिंक हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में सब इतने ज़्यादा टीनेजर और बैचलर्स नहीं थे। सही, सो वी हैव अ वेरी ग्रोइंग
यंग पॉपुलेशन, और उस यंग पॉपुलेशन की वन ऑफ द नीड्स इज आल्सो फाइंड अ मैच। तो ये आइडियाज आप लेके कहाँ से आते हैं? करीम सर्विसेज वाले ये कहाँ से आइडियाज जनरेट करते हैं कि जी आवाम को ये भी प्रॉब्लम हो सकती है तो हम इसका भी सोल्यूशन निकाल दें? सो इसका आई थिंक इसका सीरियस आंसर ये होगा कि बिकॉज करीम इज़ अ वेरी लोकल कंपनी। सही। सो हमारे पास जो सारा टैलेंट है वो भी बड़ा लोकलाइज्ड है। राइट। सो वी आर वेरी हेवीली इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा कॉल सेंटर है जिसमें 1000 लोग बैठे हैं सर्व करने के लिए, हमारे पास ऑफिस में जो हमारे मार्केटिंग टीम बैठी है, जो हमारे इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ रहे होते हैं, दे आर वेरी लोकलाइज्ड। तो वी कैन टेल कि भाई पब्लिक यहाँ पे उनका मूड क्या है, व्हाट विल वर्क, व्हाट विल नॉट वर्क। प्रॉपर रिसर्च आप लोग करते होंगे कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस हवाले से फिर आप सजेशन प्रोवाइड करें। सो आई थिंक इट्स लिंक्ड टू द लोकलाइजेशन। सो वी आर लोकल, वी आर विद द पीपल। आप लोकली इन्वेस्ट आपने बहुत किया टैलेंट के अंदर, जैसे आप बता रहे हैं। तो जहाँ पे करीम बहुत सारी अच्छी सर्विसेज दे रही है, वहाँ पे कस्टमर्स को कुछ शिकायतें तो होती हैं कि कभी कैप्टन ने कह दिया कि नहीं जी आप राइड खुद कैंसिल कर दें। इस हवाले से आपका जो एक इंटरनल तथहीरी निज़ाम है वो क्या है? सो आई थिंक ये स्टार्ट होता है जब हम कैप्टन्स को ऑन बोर्ड कर रहे होते हैं, जब कैप्टन हमारे सिस्टम में आ रहे होते हैं। तो एवरी कैप्टन दैट कम्स इनटू आवर सिस्टम, उसकी चेक वेटिंग होती है, बैकग्राउंड चेक होते हैं, फिर ट्रेनिंग होती है, फिर टेस्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास पूरी फौज है पार्टनरशिप में अदर कंपनीज के साथ जो उनकी गाड़ियाँ इंस्पेक्ट करती है। एक पूरा प्रोसेस है जिसके बाद वो गाड़ियाँ हमारे सिस्टम में आती हैं, और उसके बाद भी हमारे पास बड़े स्ट्रिक्ट क्वालिटी के पूरी उसकी भी एक फौज बैठी है जो सिर्फ बैठ की क्वालिटी चेक कर रही है सर्विस की। सही। और उस पर एक्शंस ले रही है। सही। तो जाहिर है जो हमारी सर्विस क्वालिटी है वी टेक वेरी सीरियसली। सही। आई थिंक वो सर्विस क्वालिटी ही है जिसने हमारा और कस्टमर्स के साथ एक ट्रस्ट का रिश्ता कायम रखा हुआ है। सो पीपल ट्रस्ट करीम कि भाई करीम अगर बुलाएंगे तो हमारे पास अच्छी सर्विस, अच्छी गाड़ी, अच्छा कैप्टन आएगा। उसको मेंटेन करने के लिए वी गो ओवर एंड अबव to maintain that. बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब, इस वक्त जनरल मैनेजर साउथ करीम सर्विसेज के हमारे साथ मौजूद थे और अपने ऐप्स के बारे में बता रहे थे कि अब जो रिसेंटली उन्होंने एक पॉजिटिव चीज़ उसके अंदर ऐड की है वो है एम्बुलेंस, और साथ साथ बाइक राइड के हवाले से भी बताया आवाम की सहूलियत के लिए ये सर्विसेज बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो आई होप कि आज का जो शो है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अपना फीडबैक देना हमारी सोशल साइट पर बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।